अगर कोई इंसान अचानक ऐसी एक खतरनाक जेल से भाग जाए जहां से भागना लगभग नामुमकिन है, ऐसा हर कोई मानता है, तो फिर उसने ऐसा कैसे किया? ये कोई आम जेल नहीं थी, ये ऐसा एक नरक था जहां एक बार अंदर जाने के बाद जिंदा बाहर निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती थी। चारों तरफ 100 फुट ऊंची दीवारें, उनके ऊपर कांटेदार तार, हर कोने पर हथियारबंद पहरेदार और इतनी कड़ी सुरक्षा जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जेल के इतिहास में ऐसे अनगिनत कैदी थे जिन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। कोई गोलियों से मारा गया, कोई पूरी जिंदगी अंधेरी कोठरी में खो गया। इसलिए हर कोई यही मानता था, इस जेल से भागना मतलब नामुमकिन। लेकिन एक दिन इसी नरक के अंदर एक ऐसा कैदी आता है जो ताकत से नहीं, बुद्धि और धैर्य से नामुमकिन को मुमकिन बनाने की योजना शुरू करता है, और उसकी वही योजना एक दिन पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। तो चलो जानते हैं आखिर उसके साथ हुआ क्या। सन 1947। शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू ड्यूफ्रेन है। वह अमेरिका का एक मशहूर बैंक अधिकारी है। उस पर आरोप लगता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी है। अदालत में खड़े होकर एंडी बार बार कहता है कि वह निर्दोष है, लेकिन हालात और सबूत हमेशा उसके खिलाफ ही जाते हैं। कुछ दिन पहले ही एंडी को पता चला था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ संबंध में है। यह सच उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। एक रात गुस्से और निराशा में वह गाड़ी चलाकर अपनी पत्नी के प्रेमी के घर के सामने पहुंच जाता है, लेकिन वहां वे दोनों मौजूद नहीं थे। वह अपनी गाड़ी में बैठकर शराब पीता रहता है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर होती है। कुछ समय के लिए उसके दिमाग में बदले की आग भड़क उठती है। उसे लगता है कि वह सब खत्म कर देगा, लेकिन आखिर में वह खुद को रोक लेता है। वह किसी को कुछ किए बिना वहां से लौट आता है और रास्ते में अपनी बंदूक नदी में फेंक देता है। लेकिन उसके विरोधी वकील उसकी हर बात को तर्क देकर झूठ साबित करने की कोशिश करते हैं। फिर अगले ही दिन सुबह पूरी घटना एक भयानक मोड़ ले लेती है। पुलिस उस घर से एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी की खून से लथपथ लाशें बरामद करती हैं। दोनों के शरीर पर एक के बाद एक गोलियां चलाई गई थीं, जैसे किसी ने बहुत गुस्से और नफरत में यह काम किया हो। और पूरा शक एंडी पर चला जाता है, क्योंकि पड़ोसियों ने सुना था कि वह कह रहा था कि वह अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा, बल्कि उसे मार देगा। अदालत में उसका विरोधी वकील पूरी कहानी को इस तरह पेश करता है कि एंडी ही सबसे बड़ा अपराधी लगता है। एक सवाल फिर भी बना रहता है, अगर एंडी ने सच में बंदूक फेंक दी थी और वहां से चला गया था, तो असली हत्यारा कौन था? तुम्हें क्या लगता है, असली हत्या किसने की, एंडी ने या किसी और ने? इसका जवाब जानने के लिए फिल्म को अंत तक देखना पड़ता है। खैर, अदालत उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और अंत में दोनों की हत्या के आरोप में उसे सख्त शब्दों में आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद उसे भेज दिया जाता है उस खतरनाक शशांक जेल में। इस जेल से बाहर निकलना लगभग असंभव था। फिर हम उसी जेल के एक पुराने कैदी को देखते हैं जिसका नाम एलिस बॉयड रेडिंग है, जिसे सब सिर्फ रेड के नाम से जानते हैं। कई साल पहले अवैध कामों के कारण वह भी यहाँ कैद हुआ था। सालों तक वह रिहाई की अर्जियां देता रहा, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया। इस बार भी अधिकारियों ने उसकी अर्जी खारिज कर दी और वह निराश होकर बाहर आ जाता है। लेकिन रेड जेल की जिंदगी को दूसरों की तरह नहीं देखता था। बाहर की दुनिया से उसका संपर्क मजबूत था। उसी के जरिए वह कैदियों के लिए कई चीजें जुटा देता था। कहा जा सकता है कि उसने जेल के अंदर ही अपनी अलग दुनिया बना ली थी। असल में रेड की आवाज से ही हम इस पूरी कहानी को सुनते हैं। फिर उस समय नए कैदियों को लाया जाता है। जेल का विशाल लोहे का दरवाजा खुलते ही ऐसा लगता है जैसे एंडी किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर गया हो। यहाँ इंसान की पहचान नहीं होती, सपने नहीं होते, सिर्फ कैद की जिंदगी और कठोर सच्चाई होती है। पुराने कैदी नए कैदियों को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें नया शिकार मिल गया हो। कोई हंस रहा था, कोई शर्त लगा रहा था कि आज रात सबसे पहले कौन रोएगा। एंडी बिल्कुल शांत था, वह बस सब कुछ देख रहा था। रेड एंडी पर शर्त लगाता है कि वही सबसे पहले रोएगा, लेकिन उसका एक साथी कहता है कि मोटा आदमी पहले रोएगा। नए कैदियों को पहले जेल के वार्डन सैमुअल नॉर्टन के सामने ले जाया जाता है। बाहर से वह धार्मिक और शांत स्वभाव का लगता था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल अलग इंसान था। वह सभी को बताता है कि इस जेल का सबसे बड़ा नियम है, भगवान को कभी मत भूलना। इसीलिए हर कैदी को एक एक बाइबल दी जाएगी, बाकी नियम वे धीरे धीरे जानेंगे। इसके बाद उनका परिचय जेल के गार्डों से करवाया जाता है, और उनमें सबसे खतरनाक था कैप्टन हैडली। वह सभी गार्डों का नेता था। उसकी कठोरता उसके स्वभाव में ही बस चुकी थी। छोटी सी गलती पर भी वह कैदियों पर बेरहमी से अत्याचार करता था। उसे देखकर कैदियों के अंदर डर भर जाता था। सब कुछ खत्म होने के बाद नए कैदियों को नहलाकर उनकी अपनी कोठरियों में भेज दिया जाता है, और यहीं से शुरू होता है एंडी ड्यूफ्रेन के जीवन का सबसे कठिन अध्याय। यहाँ कमजोर लोगों के लिए जीना बहुत मुश्किल था। जेल के अंदर पुराने कैदी उसी तरह अपने अपने सेल में चुपचाप बैठे हुए थे। बाहर से यह जगह जितनी बड़ी दिखती थी, असल में वह इंसान की आजादी को निगल जाने वाला एक अंधेरा पिंजरा था। दिन के समय कैदियों को थोड़ा चलने फिरने का मौका मिलता था, लेकिन जैसे ही रात होती, लोहे के दरवाजे बंद हो जाते और सभी अपने छोटे छोटे सेल में कैद हो जाते। जो नए लोग आते थे, उनके लिए पहली रात किसी डरावने सपने जैसी होती थी। उस रात देर
देर रात एक मोटा नया कैदी अचानक रोने लगता है। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसकी आवाज पूरे इलाके में फैल जाती है। पुराने कैदी यह देखकर हंसने लगते हैं जैसे यह कोई सामान्य बात हो। कुछ देर बाद पहरेदार हेडली गुस्से में वहां आता है और बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। पहले वह उस आदमी को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन वह रोना बंद नहीं कर पाता। इसके बाद हेडली बेरहमी से उसे मारना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर जाता है। ये दृश्य देखकर नए कैदियों का दिल कांप उठता है। उन्हें समझ आ जाता है कि इस जेल की दीवारों के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। बाद में पता चलता है कि वह आदमी अब जिंदा नहीं है। ये बहुत भयानक बात थी। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। अगले दिन सुबह की शुरुआत कैदियों की गिनती से होती है। फिर उन्हें सुबह का खाना दिया जाता है। खाना देखकर लगता था जैसे बहुत दिनों का बासी भोजन जबरदस्ती प्लेट में डाल दिया गया हो। एंडी खाना खाते समय उसमें एक कीड़ा देखता है। उसी समय उसके मन में आता है कि अब से यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है। तभी पास की मेज पर बैठा पुराना लाइब्रेरियन ब्रूक्स उस कीड़े को लेकर अपने पाले हुए पक्षी को खिला देता है। उस बड़े डाइनिंग हॉल में सभी एक ही जगह बैठकर खाना खाते थे, लेकिन वहां किसी के बीच कोई अपनापन नहीं था। हैवुड नाम का एक आदमी अपने साथियों से बात कर रहा था। उसी समय एंडी उससे सिर्फ इतना पूछता है कि कल वाले मोटे आदमी का नाम क्या था, लेकिन हैवुड उसे ऐसे चुप करा देता है जैसे यहाँ किसी अजनबी से बात करना भी अपराध हो। इसके बाद एंडी और भी शांत हो जाता है। वह अपना काम करता है, नियम मानता है, लेकिन किसी से ज्यादा बात नहीं करता। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए। कुछ दिनों बाद नहाने की जगह पर उसके सामने सिस्टर्स नाम के खतरनाक गैंग का सदस्य बोग्स आता है। जेल के अंदर कमजोर कैदियों पर अत्याचार करना ही उनका काम था। बोग्स एंडी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे कोई जवाब नहीं देता। यही अनदेखी बाद में उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। दिन बीतते जाते हैं और एंडी चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहता है। लेकिन एक दिन जेल के मैदान में खेल के समय वह पहली बार रेड से बात करता है, जिसके बारे में हमने पहले सुना था। छोटी सी बातचीत के बाद एंडी उससे एक छोटा हथौड़ा लाने के लिए कहता है। पहले रेड को लगता है कि वह बड़ा हथौड़ा मांग रहा है, शायद दीवार तोड़ने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन एंडी समझाता है कि यह असल में पत्थर तराशने के काम आता है, शौक के लिए। आखिरकार $10 के बदले रेड मान जाता है। कुछ दिनों बाद वह अपने आदमी के जरिए वह छोटा हथौड़ा जेल के अंदर पहुंचा देता है और ब्रूक्स के माध्यम से एंडी तक भेज देता है। हथौड़ा देखकर रेड खुद भी हंस देता है और कहता है कि इससे दीवार तोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे एंडी और रेड के बीच दोस्ती बनने लगती है। रेड समझ जाता है कि एंडी बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसका दिमाग शांत है, वह कम बोलता है, लेकिन बहुत गहराई से सोचता है। दूसरी तरफ बोग्स एंडी की अनदेखी नहीं भूलता और उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता रहता है। एक दिन काम के दौरान वह अपने साथियों के साथ एंडी पर हमला कर देता है। वे उसे इतनी बेरहमी से मारते हैं कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। फिर भी एंडी किसी की शिकायत नहीं करता, लेकिन चुप रहने के बावजूद अत्याचार बंद नहीं होता। लगभग 2 साल तक जब भी मौका मिलता वे एंडी पर हमला करते रहते हैं। 2 साल बाद अचानक एक दिन जेल के बाहर काम करने का मौका मिलता है। शहर की एक सरकारी इमारत की छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को ले जाया जाता है। ताजी हवा में कुछ समय बिताने की उम्मीद में एंडी और रेड समेत कई कैदी उस काम में शामिल होते हैं। करीब 100 कैदियों को वहां ले जाया जाता है। असल में रेड गार्डों को सिगरेट का पैकेट रिश्वत देकर खुद और अपने दोस्तों का नाम उस काम के लिए चुनवाता है। तेज धूप में सभी लोग छत पर काम कर रहे थे। तभी एंडी के कान में हेडली और एक दूसरे गार्ड की बातचीत पड़ती है। वे पैसे और टैक्स के बारे में बात कर रहे थे। हेडली को अपने भाई की मौत के बाद बड़ी संपत्ति मिली थी, लेकिन टैक्स के कारण वह पूरा पैसा अपने पास नहीं रख पा रहा था। उसके भाई ने उसके नाम लगभग $35,000 की संपत्ति छोड़ी थी। यह सुनते ही एंडी अचानक काम छोड़कर धीरे धीरे हेडली की तरफ चलने लगता है। रेड उसे बार बार चेतावनी देता है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है। दूर से यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जेल के अंदर कोई कैदी अगर ऐसा करता है तो उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। कुछ ही सेकंड में दूसरे गार्ड उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन एंडी नहीं रुकता। वह हेडली के सामने जाकर एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे सुनकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। एंडी पूछता है कि क्या वह अपनी पत्नी पर इतना भरोसा करता है कि उसके नाम अपनी सारी संपत्ति कर सके। ये सुनते ही हेडली को लगता है कि एंडी उसका मजाक उड़ा रहा है। इससे वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी वह एंडी को पकड़कर छत से नीचे फेंकने के लिए ले जाता है, लेकिन मौत सामने होने के बाद भी एंडी अपना दिमाग शांत रखता है। वह बताता है कि अगर वह पैसा उसकी पत्नी के नाम कर दिया जाए तो कानून के अनुसार बहुत बड़ा टैक्स बच सकता है, क्योंकि सरकार पत्नी को लगभग $6,000 तक उपहार देने की अनुमति देती है। बस सही तरीके से कागज तैयार करने होंगे, और यह काम वह बिना किसी पैसे के खुद कर देगा, क्योंकि बैंक के हिसाब किताब का उसे बहुत अनुभव है। मजेदार बात यह थी कि इसके बदले वह अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वह सिर्फ अपने दोस्तों के लिए कुछ ठंडी बियर मांगता है, ताकि वे खुले आसमान के नीचे बैठकर थोड़ी आजादी का एहसास कर सकें।
आखिर में हेडली उसकी बात मान जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जेल की छत पर बैठे कैदी ठंडी बियर पी रहे हैं। उस पल वे कैदी नहीं बल्कि दिन भर काम करके लौटे मजदूर जैसे लग रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे अपने ही घर की छत पर बैठकर बियर पी रहे हों और एंडी खुद दूर बैठकर सबको देख रहा था। शायद उसने बियर को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन दूसरों के चेहरे की मुस्कान ही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। यहाँ तक कि जो कैदी पहले उसे छोटा समझते थे वे भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे। बोग्स एक बियर लेकर एंडी के पास आता है और उसे पीने के लिए देता है, लेकिन एंडी कहता है कि उसने शराब पीना छोड़ दिया है। धीरे धीरे जेल के अंदर एंडी की पहचान बढ़ने लगती है। रेड के साथ उसकी दोस्ती भी और गहरी हो जाती है। यहाँ एक बात साफ समझ आती है कि अमेरिका की कई जेलों में कैदियों को पूरी तरह जानवरों की तरह बंद नहीं रखा जाता था। उन्हें कुछ हद तक सामान्य जिंदगी जीने का मौका दिया जाता था। वहाँ उन्हें लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने और फिल्में देखने की भी अनुमति थी। एक दिन जेल के हॉल में सभी लोग मिलकर फिल्म देख रहे थे। तभी एंडी रेड से एक मशहूर अभिनेत्री रीटा हेवर्थ का पोस्टर लाने के लिए कहता है। फिल्म खत्म होने के बाद फिर से सिस्टर्स गैंग के लोग एंडी पर हमला कर देते हैं। इस बार एंडी भी उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण वे उसे बुरी तरह पीटते हैं। मार इतनी खतरनाक थी कि उसे लगभग 1 महीना अस्पताल में बिताना पड़ता है। इस घटना के बाद गैंग के मुख्य आदमी बोग्स को सजा के रूप में अंधेरी कोठरी में भेज दिया जाता है, लेकिन सजा खत्म होने के बाद असली डरावना दृश्य सामने आता है। हेडली खुद उसे इतनी बेरहमी से मारता है कि बोग्स लगभग अपाहिज हो जाता है। इसके बाद उसे हमेशा व्हील चेयर पर बैठकर चलना पड़ता है और उस घटना के बाद जेल में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह एंडी को हाथ लगा सके। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि सभी कैदियों को मिट्टी खोदने के काम में लगा दिया गया है। रेड फैसला करता है कि वे एंडी के लिए बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करेंगे ताकि अस्पताल से लौटकर वह खुश हो जाए। इसलिए वे वहां से पत्थर जमा करने लगते हैं। साथ ही रेड एंडी तक वह पोस्टर भी पहुंचा देता है। उसके बाद एंडी अपने छोटे से सेल में बैठकर पत्थरों से शतरंज के मोहरे बनाने में व्यस्त रहने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक जेल का वार्डन कुछ गार्डों के साथ एंडी के सेल में पहुंच जाता है। वे उसकी सारी चीजें उलट पुलट कर देखने लगते हैं, शतरंज के मोहरों को फेंक देते हैं, बिस्तर अस्त व्यस्त कर देते हैं, यहाँ तक कि दीवारों की भी जांच करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एंडी का वह छोटा हथौड़ा कहीं नहीं मिलता। फिल्म के अंत में हमें पता चलेगा कि एंडी ने उस हथौड़े से क्या क्या किया और उसे कहाँ छुपाया था। वार्डन उस समय एंडी के हाथ में रखी बाइबल लेता है, लेकिन उसे खोलकर नहीं देखता। फिर वह उससे कुछ सवाल पूछता है और एंडी बहुत शांत तरीके से हर सवाल का जवाब देता है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण तलाशी लग रही थी, लेकिन असल में वार्डन का इरादा कुछ और था। वह समझ चुका था कि एंडी की बैंक की जानकारी जेल के बहुत काम आ सकती है। वह एंडी को अपने काम में इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए कुछ ही दिनों बाद एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम दे दिया जाता है। वहाँ उसे बूढ़े ब्रूक्स के सहायक के रूप में रखा जाता है। शुरुआत में यह सब सामान्य लगता है, लेकिन बाद में असली वजह साफ हो जाती है। डिकेंस नाम का एक गार्ड अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करने में एंडी की मदद लेता है। फिर धीरे धीरे दूसरे गार्ड भी टैक्स, जमीन और बैंक के हिसाब किताब के लिए उसके पास आने लगते हैं। आखिर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि जेल का सबसे ताकतवर आदमी यानी वार्डन भी अपने पैसों का हिसाब छुपकर एंडी से ही संभालने लगता है। शशांक जेल के अंदर धीरे धीरे एंडी की जगह पूरी तरह बदलने लगती है। अब वह कोई साधारण कैदी नहीं रहा, बल्कि जेल का हिसाब किताब संभालने वाला एक महत्वपूर्ण आदमी बन चुका था। जेल का खर्च कम करना, पैसों का हिसाब ठीक रखना और अलग अलग आर्थिक योजनाओं की जिम्मेदारी भी अब उसी के ऊपर आ जाती है। बहुत कम समय में वह जेल का सबसे बड़ा हिसाब जानने वाला आदमी बन जाता है और इस काम में उसकी मदद करने के लिए रेड को भी उसका सहायक बना दिया जाता है। इस वजह से दोनों की जिंदगी पहले से थोड़ी आसान हो जाती है। साल बीतते जाते हैं। जेल के अंदर इंसान की जिंदगी धीरे धीरे पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। कोई बाहर की दुनिया को भूल जाता है तो कोई अपने सपनों को खो देता है। लेकिन एंडी अलग था। वह मानता था कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी जेल में क्यों न रहे, उसके मन की आजादी को कोई कैद नहीं कर सकता। वह जेल की लाइब्रेरी को नए तरीके से सजाने की योजना बनाता है। वार्डन नॉर्टन साफ कह देता है कि जेल का बजट इतना बड़ा सपना देखने की इजाजत नहीं देता। तब एंडी दूसरा रास्ता चुनता है। वह तय करता है कि हर हफ्ते स्टेट डिपार्टमेंट को चिट्ठी भेजेगा ताकि वे किताबें भेजकर मदद करें। शुरुआत में उसकी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आता, फिर भी वह नहीं रुकता। दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीने वह लगातार चिट्ठियां लिखता रहता है। इसी बीच एक दिन जेल के अंदर अचानक बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है। सभी को पता चलता है कि लाइब्रेरियन ब्रूक्स ने हेवुड के गले पर चाकू रख दिया है। एंडी और रेड हालात संभालने की कोशिश करते हैं। बाद में जब ब्रूक्स शांत होता है तब समझ आता है कि उसने यह सब डर और निराशा में किया था, क्योंकि जेल प्रशासन ने उसे रिहा करके बाहर की दुनिया में भेजने का फैसला कर लिया था। 50 साल तक शशांक ही उसकी पूरी दुनिया थी, इसलिए आजादी की खबर उसके लिए किसी वरदान की जगह डरावना सपना बन गई थी। वह
किसी भी हालत में जेल छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में नियमों के सामने हार कर उसे जेल से बाहर जाना पड़ता है और लाइब्रेरी की पूरी जिम्मेदारी एंडी के ऊपर आ जाती है। लेकिन बाहर की दुनिया में जाकर ब्रूक्स खुद को बिल्कुल अजनबी दुनिया में पाता है। इतने सालों में सब कुछ बदल चुका था, सड़कें, लोग और जिंदगी जीने का तरीका। उसने नई जिंदगी में खुद को ढालने की कोशिश की। सरकार की तरफ से उसे एक कमरा और एक किराने की दुकान में काम दिया जाता है, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण उसे काम करने में परेशानी होती है और दुकान का मालिक भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। अंदर ही अंदर वह समझ चुका था कि शशांक ही उसका असली घर था। बाहर की आजाद दुनिया उसे आजादी देने के बजाय घुटन दे रही थी। आखिर में वह अपने पुराने साथियों के नाम एक चिट्ठी लिखकर अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। ब्रूक्स का यह अंत सबके दिल को गहराई से दुख देता है, खासकर एंडी और भी ज्यादा शांत हो जाता है। लेकिन उसी समय कई सालों की मेहनत का फल भी मिल जाता है। स्टेट डिपार्टमेंट आखिरकार शशांक जेल में किताबें भेजने के लिए तैयार हो जाता है। किताबों से भरा एक बड़ा पार्सल जेल में पहुंचता है। किताबें रखते समय एंडी को एक पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड मिलता है। अचानक जाने क्यों वह उसे चला देता है और जेल के साउंड सिस्टम से जोड़कर उसकी आवाज पूरे जेल में फैला देता है। सभी कैदी आसमान की तरफ देखकर बस वह संगीत सुनते रहते हैं, कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन शशांक के कैदियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कैदी नहीं बल्कि आजाद इंसान हो। लेकिन इस साहसी काम की कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है। वार्डन के आदेश पर दरवाजा तोड़कर उसे पकड़ लिया जाता है और 2 हफ्तों के लिए अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई जेल छीन नहीं सकती। उनमें से एक यह संगीत था जो उसके दिल के अंदर हमेशा जिंदा रहने वाला था। उस समय साल 1963 था। लगभग 16 साल से एंडी इस जेल की दीवारों के अंदर बंद था। इसी दौरान रेड को फिर से पैरोल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है। उनके हर सवाल के जवाब में वह बार बार कहता है कि वह दिल से बदल चुका है, लेकिन पहले की तरह इस बार भी उसकी रिहाई की अर्जी ठुकरा दी जाती है। दूसरी तरफ एंडी हार मानने वालों में से नहीं था। पिछली बार किताबें मिलने के बाद भी वह स्टेट डिपार्टमेंट को और ज्यादा चिट्ठियां भेजता रहता है। आखिरकार उसकी जिद के सामने सभी हार मान लेते हैं। बहुत सारी किताबें और आर्थिक मदद शशांक पहुंचती हैं। इसके बाद एंडी और बाकी कैदी मिलकर लाइब्रेरी को नया रूप देते हैं। ब्रूक्स की याद में उस लाइब्रेरी का नाम ब्रूक्स मेमोरियल लाइब्रेरी रखा जाता है। बहुत कम समय में वह पूरे देश की सबसे अच्छी जेल लाइब्रेरियों में गिनी जाने लगती है। हालांकि उसका पूरा श्रेय लेने से वार्डन नॉर्टन पीछे नहीं हटता। दूसरी तरफ नॉर्टन चुपचाप और बड़ा खेल शुरू कर देता है। वह अलग अलग कंपनियों में कैदियों से काम करवाकर बहुत पैसा कमाने लगता है। उस गैर कानूनी पैसे को छिपाकर अपने खाते में डालने के लिए वह एंडी का इस्तेमाल करता है। रैंडल स्टीफेंस नाम के एक झूठे आदमी के खाते में वह पैसा जमा होने लगता है। धीरे धीरे एंडी समझ जाता है कि अब वह सिर्फ एक कैदी नहीं रहा, बल्कि वार्डन के सबसे बड़े राज का हिस्सा बन चुका है। रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी दे दीजिए। आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए। इसी तरह 2 और साल बीत जाते हैं। 1965 में शशांक में एक नया जवान कैदी आता है जिसका नाम टॉमी विलियम्स था। शुरुआत में उसकी ज्यादा बातें करना कई लोगों को परेशान करता है, लेकिन धीरे धीरे सभी उसके खुशमिजाज स्वभाव को पसंद करने लगते हैं। एंडी के साथ भी शुरुआत में उसका रिश्ता खास अच्छा नहीं था, लेकिन लाइब्रेरी और पढ़ाई के बारे में जानकर टॉमी उनमें दिलचस्पी लेने लगता है। वह जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि टॉमी पढ़ना तक नहीं जानता था। यह सुनकर एंडी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर एंडी उसे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाना शुरू करता है। अक्षर पहचानने से लेकर धीरे धीरे परीक्षा के लिए तैयार करने तक वह उसकी मदद करता है। परीक्षा वाले दिन टॉमी अपने जवाब देखकर इतना निराश हो जाता है कि वह अपनी कॉपी फाड़कर कूड़ेदान में फेंकना चाहता है। उसे लगता था कि उसने कुछ भी सही नहीं किया, लेकिन एंडी चुपचाप उसकी उत्तर पुस्तिका उठाकर बोर्ड के पास भेज देता है। कुछ समय बाद रेड से बात करते हुए टॉमी को पता चलता है कि एंडी जेल में क्यों आया था। यह सुनकर वह अचानक चुप हो जाता है। फिर धीरे धीरे 4 साल पुरानी एक घटना बताने लगता है। पहले जिस जेल में वह था वहाँ एक खतरनाक अपराधी था जो चोरी और हत्या पर गर्व करता था। एक दिन नशे में उसने टॉमी से कहा था कि चोरी के दौरान उसने एक आदमी और उसकी पत्नी की हत्या की थी, लेकिन उस हत्या का इल्जाम एक निर्दोष बैंक अधिकारी पर डाल दिया गया। ये सुनकर एंडी और रेड दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से एंडी जो कहता आ रहा था कि वह निर्दोष है, अब उसकी बात सच साबित होती दिखाई देने लगती है। नई उम्मीद मिलने पर एंडी तुरंत वार्डन नॉर्टन के पास जाकर उसे पूरी बात बता देता है। वार्डन तब समझ चुका था कि एंडी बहुत कुछ जान गया है, इसलिए वह अब कोई भी खतरा उठाने को तैयार नहीं था। जब एंडी कहता है कि बाहर जाने के बाद भी वह उन पैसों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, तब भी वार्डन की आंखों का डर कम नहीं होता, बल्कि पैसा शब्द सुनकर वह और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कुछ ही पलों में एंडी को फिर से अंधेरी कोठरी में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ टॉमी के परीक्षा का परिणाम आता है। वह सच में पास हो चुका था। जेल के अंधेरे
के बीच यह खबर जैसे उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी थी, लेकिन वह रोशनी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसी रात वार्डन टॉमी को जेल के बाहर एक सुनसान मैदान में बुलाता है। शांत आवाज में उससे पूछता है कि क्या वह अदालत में जाकर एंडी की बेगुनाही के बारे में बता सकता है। टॉमी सीधे मन से हाँ कह देता है। उसे लगा था कि अब शायद सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल जाता है। वार्डन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ऊपर एक जगह से गार्ड हेडली टॉमी पर गोली चला देता है। एक बार नहीं, लगातार कई बार। वहीं टॉमी जमीन पर गिर जाता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। एक जवान लड़का जिसके परिवार था, सपने थे, नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ एक भ्रष्ट आदमी का राज छिपाने के लिए। इस दुनिया के लोग सच में बहुत निर्दयी होते हैं। अपने मतलब के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन वार्डन खुद एंडी के पास जाकर झूठ बोलता है कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंडी असली सच समझ जाता है क्योंकि वह टॉमी को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि टॉमी ऐसा कभी नहीं करेगा। इसके बाद वार्डन सीधे उसे धमकी देता है, अगर उसने हिसाब का काम बंद किया तो जेल में उसे मिली सारी सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। उसे सबसे खतरनाक कैदियों के बीच भेज दिया जाएगा, यहाँ तक कि वह लाइब्रेरी को भी बर्बाद करने की बात कहता है। इसके बाद नॉर्टन फिर से एंडी को 1 महीने के लिए अंधेरी कोठरी में बंद करने का आदेश देता है। 2 महीने बाद एंडी बाहर आता है। बाहर निकलने के बाद वह पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा देखकर ही यह समझा जा सकता था। फिर हम देखते हैं कि वह रेड के साथ बैठकर बात कर रहा है। वह कहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता अपनी पत्नी को संभाल कर न रख पाना था। उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की थी, लेकिन उसे खोने में अपनी गलती होने से भी वह इनकार नहीं करता। वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी खुलकर यह बात कह नहीं पाया। फिर वह अपने एक सपने के बारे में बताता है। समुद्र किनारे एक शांत जगह पर जाकर नई जिंदगी शुरू करने का सपना। मेक्सिको के एक शांत समुद्री किनारे जिसका नाम जुआतेनेहो है, वहाँ वह नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, जहाँ कोई जेल नहीं होगी, सिर्फ खुली हवा होगी। बातों के बीच वह रेड से एक अजीब सी बात कहता है। वह कहता है कि अगर किसी दिन रेड जेल से बाहर निकले तो बक्सटन नाम की जगह के पास एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे रखे काले पत्थर के पास जाकर देखे। वहाँ कुछ छुपा हुआ है, लेकिन वह क्या है ये एंडी नहीं बताता। रेड को लग रहा था कि एंडी कुछ अलग तरह का व्यवहार कर रहा है। एक दिन खाना खाते समय हेवुड अचानक कहता है कि एंडी ने उससे एक लंबी रस्सी ली थी। ये सुनते ही सबके मन में एक ही सवाल आता है, क्या एंडी खुद को मारने वाला है? रेड का मन बेचैन हो उठता है, क्योंकि जो आदमी इतने सालों तक उम्मीद के सहारे जिंदा था, वह अब अंदर से टूटा हुआ लग रहा था। उसी रात एंडी आखिरी बार वार्डन का हिसाब किताब संभालता है। फिर वार्डन उसे अपने जूते चमकाने के लिए देता है और एंडी शांत होकर वह काम करने लगता है। इसके बाद समय होने पर सभी कैदियों को उनके सेल में भेज दिया जाता है, लेकिन रेड की आंखों में नींद नहीं थी। वह लगातार एंडी के बारे में सोच रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सी रात शशांक जेल का इतिहास बदलने वाली है। अगले दिन सुबह जब गार्ड कैदियों की गिनती शुरू करते हैं, तब सभी अपने सेल से बाहर आते हैं, सिर्फ एंडी बाहर नहीं आता। यह देखकर रेड बहुत डर जाता है। गार्ड कई बार आवाज लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर दरवाजा खोलकर वे अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जो वे देखते हैं उसे देखकर सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्या देखा? क्या एंडी ने सच में खुद को मार लिया? चलो देखते हैं वहाँ असल में क्या हुआ था। सेल खोलने पर वे देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है। एंडी गायब था। यह एक असंभव घटना थी। बाहर से बंद सेल, टूटी हुई खिड़की नहीं, जमीन में कोई गड्ढा नहीं, फिर एक आदमी गायब कैसे हो गया? ये खबर सुनते ही वार्डन और हेडली दौड़ते हुए वहाँ आते हैं। वार्डन रेड से पूछता है कि क्या एंडी ने कुछ कहा था, लेकिन रेड को भी कुछ नहीं पता होता। गुस्से में पागल होकर वार्डन सेल की चीजें इधर उधर फेंकने लगता है। तभी शतरंज का एक मोहरा दीवार पर लगे पोस्टर से टकराता है। पोस्टर में छेद हो जाता है और वह मोहरा उसके अंदर चला जाता है। वार्डन जैसे ही हाथ बढ़ाकर पोस्टर हटाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पोस्टर के पीछे एक बड़ा सुरंग था। हाँ, पूरे 20 साल तक एंडी चुपचाप उस दीवार को तोड़ता रहा था। सबको लगता था कि वह शतरंज के मोहरे बनाता है, लेकिन असल में वह अपनी आजादी का रास्ता बना रहा था। एक छोटे से हथौड़े से उसने सालों तक धीरे धीरे पत्थर काटा था और पोस्टर लगाकर पूरे सुरंग को छुपा रखा था। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ। उस रात बहुत तेज बिजली और बारिश हो रही थी। उसी आवाज का फायदा उठाकर एंडी सुरंग पार करके जेल की गंदी पाइपलाइन तक पहुंच जाता है। फिर बिजली की आवाज के साथ मिलाकर वह पाइप पर वार करता रहता है। इससे उसकी आवाज बाहर सुनाई नहीं देती। आखिर में जब पाइप टूट जाता है, तब वह उस अंधेरे नरक जैसे रास्ते में घुस जाता है। 500 गज लंबे बदबूदार पाइप में इंसानों की गंदगी भरी हुई थी। उस तंग रास्ते में रेंगते हुए आगे बढ़ना सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन की भी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने अपने कपड़े और जरूरी कागज एक पॉलिथीन में बांधकर अपने पैरों से बांध लिए थे, लेकिन एंडी नहीं रुका। आखिर में वह बाहर निकल आता है और बारिश के नीचे खड़े होकर अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला देता है। उस पल वह कैदी नहीं लग रहा था। ऐसा
ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने दोबारा जन्म लिया हो। इसके बाद शुरू होता है उसकी योजना का आखिरी हिस्सा। वार्डन का काला पैसा इतने सालों से रैंडल स्टीफेंस नाम के जिस खाते में जमा हो रहा था, वह पहचान असल में एंडी ने ही बनाई थी। सारे कागज, हस्ताक्षर और पहचान पत्र पहले से तैयार थे, इसलिए बैंक जाकर वह बहुत बड़ी रकम निकाल लेता है और जाने से पहले वह असली चोट देकर जाता है। वार्डन नॉर्टन के भ्रष्ट काम, काले पैसे का खेल और यहाँ तक कि टॉमी की हत्या के सबूत भी वह बैंक के लोगों के जरिए समाचार वालों तक पहुंचा देता है। अगले ही दिन यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। शशांक जेल के अंदर चल रहे सारे अंधेरे काम आखिरकार दुनिया के सामने आ जाते हैं। पुलिस आकर गार्ड हेडली और उसके लोगों को पकड़ लेती है। जो आदमी इतने सालों तक कैदियों पर जानवरों की तरह अत्याचार करता रहा, वही आदमी उस समय डर से कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। नॉर्टन भी अखबार में अपने काले कामों की खबर देख लेता है। तब वह जल्दी से अपना गुप्त संदूक खोलता है और देखता है कि वहाँ एंडी की बाइबल के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बाइबल खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर के पन्ने बहुत ही साफ तरीके से काटकर खोखले बनाए गए थे, जैसे किसी चीज को छिपाने के लिए बनाए गए हों। और यहीं पर समझ आता है कि सालों तक एंडी ने वह छोटा हथौड़ा बाइबल के अंदर ही छिपा कर रखा था। इतने सालों की जेल की सख्त तलाशी के बाद भी कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। सच में एंडी का धैर्य और योजना अद्भुत स्तर की थी। इसके बाद पुलिस आती है और वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन नॉर्टन जानता था कि उसके सारे अपराध अब सबके सामने आ चुके हैं। अपनी सत्ता का साम्राज्य टूटते हुए देखकर भी वह आत्मसमर्पण करने की हिम्मत नहीं करता। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आने से पहले ही वह अपनी जान खुद ले लेता है। इस तरह अपने लालच और क्रूरता की वजह से उसे भयानक अंजाम भुगतना पड़ता है। दूसरी तरफ एंडी के भाग जाने के बाद जेल के अंदर सब कुछ रेड के लिए और भी खाली हो जाता है। इतने सालों के दोस्त को खोकर वह अकेला हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक उसके पास एक पोस्ट कार्ड आता है। उसी कार्ड से रेड समझ जाता है कि एंडी सुरक्षित रूप से अपनी सपनों की जगह पहुंच गया है। इसी बीच फिर से रेड को पैरोल बोर्ड के सामने जाना पड़ता है। हर बार की तरह उससे पूछा जाता है कि क्या वह बदल गया है, लेकिन इस बार रेड झूठा अच्छा बनने का दिखावा नहीं करता। शांत आवाज में वह कहता है कि वह अपने पुराने अपराधों के लिए आज भी पछतावा करता है। वह अपने जवानी के गलत कामों से नफरत करता है, लेकिन सिर्फ अच्छे शब्द कहने से कोई सच में नहीं बदलता। उसे अब इस बात की भी परवाह नहीं कि दूसरे उसे अच्छा इंसान समझें या नहीं। बोर्ड चाहे तो उसे रिहा करे, चाहे तो नहीं करे, उसे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजेदार बात यह है कि इतने साल तक सभ्य और बने बनाए जवाब देने के बाद भी जिसे बार बार रिहा नहीं किया गया था, इस बार सच बोलने के बाद वही रिहा हो जाता है। जैसे जीवन का एक बड़ा सच यहीं छुपा था। लगभग 40 साल बाद जेल से बाहर आकर रेड के लिए यह दुनिया बिल्कुल नई लगती है। चारों तरफ सब कुछ अजनबी लगता है। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश करता है। वह उसी छोटे कमरे में रहने लगता है जहाँ कभी ब्रूक्स रहता था, और उसी दुकान में काम भी ले लेता है जहाँ ब्रूक्स काम करता था। लेकिन बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बैठाना उसके लिए आसान नहीं था। इतने सालों तक जेल की दीवारें ही उसकी अपनी दुनिया बन चुकी थीं। इसलिए कभी कभी उसके मन में भी ब्रूक्स जैसी उल्टी सीधी बातें आती थीं कि कैसे फिर से जेल वापस चला जाए। लेकिन तभी उसे एंडी के वादे की याद आती है। एंडी ने उससे कहा था कि जब वह रिहा हो जाए तो बक्सटन के उस पेड़ के नीचे जाकर कुछ ढूंढना। अगले दिन सुबह रेड सच में वहां पहुंच जाता है। बड़े पेड़ के नीचे कुछ पत्थर हटाते ही उसे एक छोटा टिन का डिब्बा मिलता है। उस डिब्बे में कुछ पैसे और एंडी का लिखा हुआ एक पत्र होता है। पत्र में एंडी ने लिखा था, तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो मतलब तुम जेल से बाहर आ चुके हो। मुझे अपनी नई जिंदगी में एक भरोसेमंद दोस्त चाहिए और तुमसे बेहतर कोई मैं सोच भी नहीं सकता, इसीलिए मुझे आकर ढूंढ लो। पत्र पढ़ने के बाद रेड को फिर से जीने की एक वजह मिल जाती है। फिर वह एंडी के दिए हुए पते पर मैक्सिको के उस शांत समुद्र किनारे वाले द्वीप पर पहुंच जाता है और बहुत सालों बाद नीले समुद्र के किनारे दो पुराने दोस्त फिर से मिलते हैं। इतने दर्द, इतने अंधेरे को पार करके आखिरकार दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। इसी तरह एक अद्भुत कहानी खत्म होती है, जहां सिर्फ जेल की कठोर सच्चाई ही नहीं दिखाई गई, बल्कि उम्मीद की ताकत भी दिखाई गई है।